वेलकम बैक नाज़रीन। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा के बारे में बात करें। जावेद चौधरी साहब, आप कह रहे थे क्यों कत्ल किया गया बेनज़ीर भुट्टो साहब? बेसिकली काशिफ ये देखो कि पाकिस्तान में जब भी हुकूमत बनती है कोई या कोई पॉलिटिकल पार्टी पावर में आती है तो पाकिस्तान की 62 साल की हिस्ट्री है कि इस पर इस्टेब्लिशमेंट का बहुत ज़्यादा रोल होता है। आप कोई भी सियासी जमात देख लें, किसी दौर का भी इक़्तिदार देख लें, आपको उसके पीछे हमेशा इस्टेब्लिशमेंट नज़र आएगी। अब इस्टेब्लिशमेंट जो है वो सिर्फ पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट नहीं, उसमें अमेरिकन भी शामिल होते हैं और उसके बाद अब जो गल्फ़ की स्टेट्स हैं उनके भी क्योंकि इंटरेस्ट पाकिस्तान में बहुत से आता है तो वो भी ये 3 किस्म की इस्टेब्लिशमेंट्स होती हैं जो पाकिस्तान में हुकूमतें बनाती हैं। गल्फ़ की इस्टेब्लिशमेंट और अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट और उसके बाद पाकिस्तान की अपनी इस्टेब्लिशमेंट। मियां नवाज शरीफ को इक़्तिदार में इस्टेब्लिशमेंट लेकर आई थी, बेनज़ीर भुट्टो को इक़्तिदार में इस्टेब्लिशमेंट लेकर आई थी। आप देखते हैं दोनों मरतबा ऐसे हुआ था कि इस्टेब्लिशमेंट ने ही फैसला किया था कि अब हमें सूट करती है बेनज़ीर भुट्टो इक़्तिदार में आ गई। उससे पहले मियां नवाज शरीफ के बारे में इस्टेब्लिशमेंट ने फैसला किया कि हमें ये सूट करता है तो मियां नवाज शरीफ इस्टेब्लिशमेंट में आ गए, उनकी वजह से इक़्तिदार में आ गए। अब हुआ ये था कि जब ये दोनों लीडर्स सालों में थे, मुल्क से बाहर थे, परवेज़ मुशर्रफ की हुकूमत थी, तो इन्होंने रियलाइज़ किया कि बेसिकली पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल फैक्टर्स है वो है क्या, और इन दोनों ने मिल के फैसला किया कि जब तक हम दोनों नहीं मिलेंगे हम पाकिस्तान में कोई रेडिकल चेंज नहीं ला सकेंगे। होगा ये कि मुझे इक़्तिदार मिल जाएगा, 2.5-3 साल बाद मैं फारिग हो जाऊंगा, फिर बेनज़ीर भुट्टो फारिग हो जाएंगे, हम कोई चीज़ तब्दील नहीं कर सकेंगे। तो जब इन दोनों ने रियलाइज़ किया तो उनके दरमियान एक समझौता हुआ जिसकी बेस पे ये अब दोनों पॉलिटिकल पार्टीज आगे चल रही थी। मैंने उसको रीड किया था कि ये दोनों बड़ी हद तक सिंसियर हैं। बेनज़ीर भुट्टो भी अब उस किस्म की पॉलिटिक्स नहीं करना चाहती और एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर ये ज़द डालेगी, जब भी जाएगी उसको ब्रेक करने की कोशिश करेगी। और मियां नवाज शरीफ भी जब पाकिस्तान में आएंगे इक़्तिदार में तो डेफिनेटली वो उसको टारगेट करेंगे एस्टैब्लिशमेंट को, अमेरिकन को भी और गल्फ़ के स्टेट्स को भी और जो पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट है उसको भी। जब ये बेनज़ीर भुट्टो वापस आई तो आप देखिए कितनी पावर के साथ वापस आई थी और नवाज शरीफ उनको बैक कर रहे थे उस वक्त भी सारे, इवन बल्कि इन्होंने इकट्ठे इलेक्शन लड़ने का भी फैसला किया था, आपको पता है, उससे पहले भी और बाद में भी। तो उस वक्त अगर ये बेनज़ीर आ जाती और मियां नवाज शरीफ उसको सपोर्ट करते तो डेफिनेटली पाकिस्तान में एस्टैब्लिशमेंट को बड़ा धचका लगता, जोर लगता। उसकी वजह से ये तो आप फिर ये कह रहे हैं कि लोकल एस्टैब्लिशमेंट ने उनको निकल गई, बाहर के एस्टैब्लिशमेंट भी, सब एस्टैब्लिशमेंट से मिलकर इनको मरवाया। और उसके बाद अब मैं आऊँगा और अब ये काशु में आप लिख लें कि मियां नवाज शरीफ को इक़्तिदार में नहीं आने देंगे कभी भी। और ये तो विकीलीक्स से साबित हो गया ना, मियां नवाज शरीफ भी इक़्तिदार में नहीं आ सकेंगे। और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला उनको सलामत रखे और जिंदा रहें। ज़ाहिर है पाकिस्तान कोई एक बड़ा डिज़ास्टर अफोर्ड नहीं कर सकता इस मुल्क में मज़ीद, लेकिन हो सकता है कि जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की दूसरी क़यादत है उनको फैसला करना पड़े कि वो मियां नवाज शरीफ की जगह ले, क्योंकि अब मियां नवाज शरीफ के लिए भी एक्सेप्टेंस एस्टैब्लिशमेंट में नहीं है। किसने कत्ल किया बेनज़ीर भुट्टो? देखिए बहुत उन्होंने तो कहा एस्टैब्लिशमेंट से तीनों मुल्क, तीनों अमेरिकन भी, गल्फ की भी और पाकिस्तान की। देखिए वो परवेज़ मुशर्रफ साहब का कोई किरदार? बिल्कुल काशिफ, पहले दिन से आप प्रोग्राम कर रहे हो, हर शख्स इस मौजू के ऊपर आपने भी बहुत इन्वेस्टिगेट किया होगा आपका अपना। मेरे ख्याल में देखिए जो स्टेट जिसके पास पावर है और उस वक्त सारी क़ुव्वतों का मुजमा जो था वो सिर्फ और सिर्फ परवेज़ मुशर्रफ के पास था। परवेज़ मुशर्रफ इस्टेब्लिशमेंट था, परवेज़ मुशर्रफ सदर था, परवेज़ मुशर्रफ आर्मी चीफ था, परवेज़ मुशर्रफ ये था वो था फला था, ताकत इख्तियार सारा ताकत सब उसके पास, इख्तियार सब उसके पास था। सो आप मुझे एक जवाब दीजिए, आज क्या किसी ने जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ को क्वेश्चनर भेजा? नहीं, वो तो किसी और को भी नहीं भेजा ना जी। ना, उनको मुझे बताइए, उनसे ये आया था ना, यूएन वाले पूछेंगे, फला पूछेंगे, चॉइस साहब अगर मैं गलत हूं तो आप वो किसी को भी नहीं दिया गया, जो पिछले समय एफआईए ने कुछ लोगों को दिया, लेकिन वो भी ऐसे कोई इतनी इंपॉर्टेंट नहीं, जो यूएन वाले आए उन्होंने सबको पूछा ना, हम सब, आप सब जर्नलिस्ट जो कवर कर रहे थे, बहुत से जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं उनसे भी पूछा, क्यों नहीं पूछा जनरल? लेकिन परवेज़ मुशर्रफ नहीं इन्वॉल्व हुई, वैसे मेरा ज़ाती तौर पर ख्याल है कि नहीं। अगर वो उसकी वजह यह है कि बेनज़ीर उसको सबसे ज़्यादा सूट करती थी परवेज़ मुशर्रफ को, उसके जो एग्रीमेंट्स हुए हुए थे। और अगर वो एग्रीमेंट से फिर गई है, अगर सारी एस्टैब्लिशमेंट से इकट्ठी थी तो फिर तो जो भी आता उसने काम करना था इनके साथ, क्यों नहीं? वो कह रहे कि एग्रीमेंट था उनका, अगर वो एग्रीमेंट ही नहीं था उस वक्त तो फिर क्या सूट करती थी वो उनको? ये एक सवाल। मुबशर लुकमान भी मेरे लाइन पे मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम मुबशर। वालेकुम सलाम जी, कैसे हैं आप? बिल्कुल अच्छे मुबशर। पहला 2 सवाल हमने, एक पहले हिस्से में ये पूछा क्या हुकूमत कातलों को पकड़ना चाहती है, दूसरा किसने मरवाया होगा बेनज़ीर भुट्टो को? हम रोज इन पे प्रोग्राम्स भी करते हैं, आपका क्या ख्याल है इन दोनों सवालों? काशिफ, पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने प्रोग्राम में दावत दी, और आपके तमाम जो मेहमान हैं उन सबको भी मेरा सलाम और आपके व्यूअर्स को भी। और दूसरी बात यह है कि मैं ये समझता हूँ, जो आज आपसे मेरी फ़ोन पे बात हो रही थी पहले, कि अब जितना जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत हुई, जब उनकी असैसिनेशन हुई, उस वक्त अगर मेरी मेमोरी सही है तो शायद डॉन टीवी जो था
उसने सबसे पहले एक वीडियो फुटेज चलाई थी और उसके बाद मुख्तलिफ चैनल्स ने भी चलाई थी, और आज आप ये प्रोग्राम कर रहे हैं उस वीडियो फुटेज देखने के बाद और आज इस प्रोग्राम के दरमियान ऐसी कोई चीज मैं आपको नहीं बता सकता जो उस पे इम्प्रूव कर दे वो पहले दिन के आप लोगों के शोज के ऊपर, जो आप लोगों ने पहले 1-2 दिन के अंदर मोहतरमा को कवर करने के लिए शोज किए थे, और मेरा ख्याल है आपको इन्वेस्टिगेटिव टीम्स भी नहीं बता सकती। प्रॉब्लम एक और है यहाँ पे, प्रॉब्लम ये है कि एक तो हमारा इन्वेस्टिगेशन का तरीका सिरे से गलत है, दूसरा हमारी जब भी इन्वेस्टिगेशन होती है हाई प्रोफाइल पॉलिटिकल मर्डर्स में तो वो पॉलिटिकल ओरिएंटेड होती है, वो क्राइम ओरिएंटेड नहीं होती है। हमें तो पहले ये देखना चाहिए कि इसका बेनिफिशियरी कौन है, और उसके बाद ये देखना चाहिए कि कौन कौन बीच में था, कौन कौन आला कार बन सकता था, क्योंकि कातिल तक तो आप तब तक पहुंच ही नहीं सकते काशिफ जब तक जो लोग उसकी सपोर्ट कर रहे थे उनको आप नहीं आइडेंटिफाई करते और उनको आप नहीं पकड़ते। अगर फर्ज करें सर वो शुरू कहां से होना है वो बशर साहब, वो ये शुरू यहीं से होना है ना कि जिसने जगह धुलवाई आप उससे खुद पूछें कि किसके कहने पर वो जगह धोई गई। वो आपने सवाल, आपकी रियासत ने तो सवाल नहीं पूछे ये सारे, उसका जवाब रियासत की तरफ से नहीं आया। अगर आपको याद हो MI चीफ जो थे उस वक्त नदीम एजाज साहब, उनको निकलवाने के लिए खुसूसी कमीशन बनाया गया यहाँ पर, जिसने 3 दिन के अंदर अपनी रिपोर्ट भेजी। नदीम एजाज साहब को उसके अंदर से बाहर निकाल दिया गया, सवाल उधर अपनी जगह खड़े थे, उन्होंने कहा फौज को इसे बाहर निकाले, बाकी हम बाद में देखते हैं। तो फिर ये तो हुकूमत चाहती नहीं ना सर फिर इसको खत्म करना या इसको सॉल्व करना। काशिफ मैं आपको इसका जरा बताता हूँ कि लेट्स नॉट पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स, ये वाला हिसाब है। आपको मैं एक बात बताता हूँ कि देखिए मोहतरमा का कत्ल हुआ किस जगह पे, वो हुआ रावलपिंडी के अंदर। तो पहली बात तो यह है कि इसको पंजाब पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए, और इसके सारे के सारे जो पंजाब का उस वक्त होम सेक्रेटरी था, जो खुसरो परवेज आज कमिश्नर लाहौर के बने हुए हैं, उनको होना चाहिए था। फिर चीफ सेक्रेटरी जो सलमान सदीक है वो अब फाइनेंस सेक्रेटरी आपके बन गए हुए हैं। जो IG थे आपके वो रिटायर होके बाहर चले गए हुए हैं, नसीम साहब जो हैं। इसी तरह दूसरे लोग जो थे CID के और मुख्तलिफ एजेंसीज के जो पंजाब के अंडर है, आपने उनको कितना प्रोब किया। देखिए आप सीधा जा रहे हैं इस्लामाबाद के अंदर, आप जरूर जाएं, मैं कहता हूँ आप बहरीन जाएं, बांग्लादेश जाएं, कहीं और जाएं, बर्मा जाएं, लेकिन पहले जहाँ पे मर्डर हुआ है उस जगह पे तो आए ना। और वो लोग जिम्मेदार थे जो जिम्मेदार थे, चाहे उसमें मेरा नाम भी आए कि वो पंजाब हुकूमत में थे, जो जिम्मेदार हैं, क्या आपने उनसे तहकीकात की हैं? मुझे यहाँ पे लग रहा है कि नहीं की गई। जो लोग गाड़ी में थे आपने उनसे एडिक्वेटली तहकीकात की हैं कि सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स ब्रीच क्यों हुए हैं? और यानी सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि उस बुलेट प्रूफ गाड़ी में तो सनरूफ ही नहीं होता। अगर सनरूफ होगा तो वो बुलेट प्रूफ नहीं रहेगी। वो सनरूफ किसने बनवाया मैन्युअली उसमें? यानी ये सारे सवालात हैं जो आप और मैं पहले दिन से पूछ रही है, मोहतरम चौधरी साहब, मोहतरमा शराजी साहिबा सारे पूछ रहे हैं, आज तक मुझे तो इसका जवाब नहीं मिला। तो लेकिन जवाब मिलेगा कहाँ से? अच्छा एक सवाल ये भी है कि वो जो गाड़ी थी किसकी? क्वेश्चन है वैसे आपसे, मुबशर साहब से पूछा सर किसकी गाड़ी? साहब उसमें बात यह है कि हमारे पास जितनी भी कुछ पता था गाड़ी किसकी है, वो एक्चुअली सर्कमस्टेंशियल है, सुनी सुनाई बातें हैं। मुबशर को पता होगा, मुबशर को गाड़ी बिजनेसमैन ने दी थी किसी? साहब बताएं गाड़ी किसकी थी वो? स्पुरदारी बोले। देखिए मुझे ये नहीं पता, मुझे वो पता है कि जो एक जिसे कहते हैं आम तौर पे हर आदमी कहता है कि एक रियल एस्टेट टाइकून ने उनको गिफ्ट की होगी। तो सब ये बात नहीं है। ये एक सवाल है वैसे, आज के दिन हम ये एक सवाल डिस्कवर करें, गाड़ी थी किसकी? सवाल उठाया है तो सवाल किसकी? गाड़ी किसकी थी? ये मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ वो कह रहे हैं कि गाड़ी किसकी थी, अच्छा सवाल है वैसे। अगर सवाल ही उठा रहे हैं कि उसमें सनरूफ क्यों निकाला गया, तो फिर तो ये सवाल उठाए ना। आपका मैंने कल का प्रोग्राम देखा, आपने उसमें कहा कि गाड़ी के शीशे टूट गए, फिर ये गाड़ी बनवाई किसने थी साहब? ये तो गाड़ी में शीशे टूटने नहीं चाहिए। एग्जैक्टली ये सवाल आपने सफदरबाज से पूछा, मैं तो उससे पूछूंगा जिसने गाड़ी बनवाई थी कि भाई गाड़ी के क्यों जावे चौधरी साहब, गाड़ी के शीशे किससे टूट गए? नहीं आप सही कह रहे हैं, बट अगेन काशिफ साहब ये सवालात के जवाब। अच्छा ये आप देखिए मुबशर साहब, 2 सवाल मैं आपके सामने आज रखता हूँ। आज ना थोड़ा सा आप सोचना शुरू करें। एक तो ये कि ये गाड़ी थी किसकी, एक दूसरा ये कि किसके कहने पे गाड़ी प्रोवाइड की गई थी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को। आप सिर्फ 2 सवालों के जवाब तलाश कर लें, आपको कातिल मिल जाएगा। मैं आपको एक और सवाल ऐड कर देता हूँ इसमें, एक मिनट बीबी, ऑक्सिलरी सवाल ऐड कर देता हूँ। 120 गार्ड्स जो आए थे वो किसके कहने पे वापस भिजवाई गए?
आप जरा अभी लें लाइन पे नाहिद खान साहिबा को, उनसे पूछें कि उन्होंने उनको रिटर्न किया था कि नहीं किया था। मुझे ये बताएं कि किसके कहने पे जो उनका एग्जिट रूट था राइट साइड से लियाकत बाग की, वो किसने वहां से ब्लॉक करवाया था और उनको ऑल्टरनेट रूट से भिजवाया गया था? जो उनके पीछे दूसरी गाड़ी चल रही थी सिक्योरिटी की, वो वहां पे क्यों उनकी गाड़ी के पीछे नहीं थी जब उसके ब्लास्ट के बाद भी उसको लेके गए और वो दूसरी गाड़ी डैमेज नहीं हुई थी? और मोहतरमा की असल शहादत जो है वो उन गालिबन मैं बता रहा हूं उन 10 मिनट में हुई है कि जब उनकी गाड़ी खराब होके 1 किलोमीटर के फासले पे खड़ी रही है और उनको रिप्लेसमेंट व्हीकल वहां पे नहीं मिली अस्पताल में ले जाने के लिए। बात ये है काशिफ साहब, आप और मैं या चौधरी साहब या आसमा बीबी जो हैं, हम जो मर्जी सवालात कर लें, ये बेहतर होता कि ये सवाल। अच्छा मुबशर, मैं आपको एक बताऊं कि इस सवाल का जवाब जो इस सवाल का जवाब ये शकील अंजुम साहब दे सकते हैं। शकील अंजुम साहब से पूछो, नहीं दे सकते, ये दोनों सवाल पूछे मगर बीबी तो मरती है लेजर गन से मरती है ना, जो मैं अगर मैं गलत नहीं हूँ, लीवर लगने से तो नहीं मरी ना? लीवर नहीं, गोली से मरी ना। तो गाड़ी का तो सवाल बाद में आता है, गोली किसने मारी? आप चारों हजरात मेरे एक सवाल का जवाब दे दें, बड़ी मेहरबानी होगी। अगर एक मिनट मेरे एक सवाल का जवाब दे दें कि वहां पे फायरिंग करने वाले, आपने 3 वीडियोस देखी हैं, 3 एंगल से देखी हैं, लोगों ने कैमरों से बनाई हैं अपने। उसके बाद वहां पे बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, हमने भी कल वो वीडियो दिखाई है। एक सवाल काशिफ साहब जो मेरे जहन में आ रहा है कि जब बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, इतने ज्यादा लोग तादाद में मर गए, दर्जनों जख्मी हो गए, बुरी तरह जख्मी हो गए, रावलपिंडी के अस्पताल भर गए थे उस दिन। वहां पे खून की एक बकायदा नदी बह गई थी वहां पे, और ये तीनों कैमरामैन जो हैं ये सेफ रहे। उसके बाद तीनों कैमरामैन, उसकी वजह ये मुबशर साहब, वो जो हर चैनल जो ब्रिगेडियर जावेद साहब थे, चैनल को वो फिल्म मिली है, जो ब्रिगेडियर जावेद साहब थे, उन्होंने ये कहा था कि हमारी फिल्म है, हमने प्रोवाइड की है। ये मैं आपको बताता हूं ना, वो ब्रिगेडियर जावेद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा था कि इट्स आवर फुटेज, आपको याद होगा? नहीं, वो एक